सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे हैं लगातार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कल हमने राज्यसभा के बारे में बात की थी, लोकसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संसदीय प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 118 में संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख है। पहला प्रश्न तो यही से बन सकता है कि संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है या कौन सा अनुच्छेद संसदीय प्रक्रिया से संबंधित है। तो अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 120 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 120 में लिखा गया है कि संसद में कोई भी सांसद जो अपने भाषण दे सकता है, अपने विचार रख सकता है, उसके लिए दो ही भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। या तो अपने विचार हिंदी में रखे जा सकते हैं या फिर इंग्लिश में। यानी कि संविधान में अनुच्छेद 120 में ये लिखा गया है कि हिंदी में या इंग्लिश में कोई भी सांसद अपने विचार व्यक्त कर सकता है। परंतु अनुच्छेद 120 में ये भी लिखा गया है कि अगर उस सदन का अध्यक्ष अनुमति दे तो, अगर उस सदन का अध्यक्ष यानी कि लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, अपने विचार रख रहा है और लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति ले ली जाए तो विचार अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी व्यक्त किए जा सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा में व्यक्त किए जा सकते हैं। एक और प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद 120 के संदर्भ में गलत है, ऐसा पूछा गया। और उसमें लिख दिया गया कि अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर कोई भी सांसद 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में भाषण दे सकता है, विचार रख सकता है। शब्दों को समझना जरा। प्रश्न जो था वो ये था कि 120 आर्टिकल 120 के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। और उसमें एक जो सेंटेंस लिखा था वो ये लिख दिया गया कि अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर कोई भी व्यक्ति 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में, यानी कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें अपना भाषण दे सकता है या विचार रख सकता है। तो ये कथन गलत है। नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा उल्लेख नहीं है कि भाई जो 8वीं अनुसूची में भाषण लिखी गई है सिर्फ उसी में आप भाषण देंगे। नहीं, अगर किसी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं भी है और अगर सदन का अध्यक्ष अनुमति दे दे तो अपनी जो भी क्षेत्रीय भाषा है, चाहे वो कोई भी भाषा है, उसमें अपने विचार रखे जा सकते हैं। अब मान लीजिए राजस्थान का कोई सांसद है, वो चाहे तो मारवाड़ी में, चाहे तो मेवाड़ी में, चाहे तो ढूंढानी में या फिर राजस्थानी में या किसी भी भाषा में अपने विचार रख सकता है। तो जरूरी नहीं है कि उस भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में हो या न हो। है, अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली इसमें क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में अपने विचार रखे जाते हैं, ऐसा अनुच्छेद 120 में लिखा गया है। यानी इन दो भाषाओं का तो नाम लिख दिया गया कि हिंदी और इंग्लिश में अपने विचार रखे जा सकते हैं। इन दो भाषाओं को तो शब्दशः लिखा गया है, बाकी किसी भाषा का नाम लिखा नहीं गया है। बस इतना लिखा गया है कि अगर सदन का अध्यक्ष अनुमति दे दे तो क्षेत्रीय भाषा, जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें वो अपने विचार रख सकता है। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल
कंप्यूटर में देखें तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, CSET 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। दोस्तों, इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 PDF भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत PDF बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है। दोस्तों, वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही PDF फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी PDF फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से PDF के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और PDFs मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि IAS प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए IAS प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी MCQs रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर IAS प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स MCQs कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर IAS डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अब संसदीय प्रक्रिया में आगे हम शुरू करते हैं। तो जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होती है, तो सबसे पहला जो घंटा होता है, सबसे पहले जो पीरियड होता है वो होता है प्रश्नकाल। सबसे पहले होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है, उसके बाद में बात करेंगे। पहला जो, जैसे संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो पहला जो पीरियड होता है, पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि प्रश्न कौन पूछता है, किससे पूछता है, तो देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा ही मंत्रियों से। सिर्फ मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछने का जो अधिकार है वो होता है सांसदों को। अब मान लीजिए लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है तो लोकसभा के जो सांसद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री है तो पूछ सकते हैं कि भी शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या नवाचार लेके आ रहे हैं, क्या कुछ नया किया जा रहा है। या फिर रेल मंत्री है तो उससे उस संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या उद्योग मंत्री है या फिर कोई भी मंत्री है, तो प्रश्न हमेशा मंत्रियों से पूछे जाएंगे, प्रश्न हमेशा सांसद पूछते हैं। अब ये भी बात नहीं है कि सिर्फ सांसद पूछते हैं, चाहे तो कोई मंत्री दूसरे मंत्री से प्रश्न भी पूछ सकता है, लेकिन हमेशा पूछे मंत्री से ही जाएंगे। अब हम देखते हैं कि प्रश्नकाल में जो आगे इसके जो विभाजन है वो पहला होता है तारांकित प्रश्न। प्रश्नकाल में हम थोड़ा सा इसको आगे क्लियर करते हैं। पहला नंबर 1 होता है तारांकित प्रश्न। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं हम उनका जिक्र कर रहे हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न।
जैसे कि नाम से स्पष्ट है तारांकित, अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो तारांकित, तारा प्लस अंकित, यानी कि ऐसे प्रश्न जिन पे तारा अंकित होता है, स्टार लगा होता है, जिसपे ऐसे करके स्टार लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तारांकित प्रश्न। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, देखिए तारांकित प्रश्न, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तारांकित प्रश्न होते हैं मौखिक प्रकार के, लिखित प्रकार के, मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के, इनमें से कोई नहीं, ऐसे मान लीजिए प्रश्न बन गया, तो हम बड़ा कंफ्यूज होएंगे। बड़ी मजेदार बात है कि प्रश्न तारांकित है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो मौखिक पूछा जाता है, मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा मौखिक, और उसका जो जवाब दिया जाएगा, उसका जो उत्तर दिया जाएगा वो भी कैसा होगा, वो भी मौखिक होगा। तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि भाई मौखिक जब हम प्रश्न पूछेंगे तो फिर तारा कहाँ अंकित होगा, कि प्रश्न तो तारांकित प्रश्न है और प्रश्न पूछा जा रहा है मौखिक, तो फिर तारा कहाँ अंकित होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी सांसद ने या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई प्रश्न पूछना है, तो वो प्रश्न पहले एक लिखित दस्तावेज, यानी कि दस्तावेज में लिखित होता है कि भाई हम ये कल ये प्रश्न आपसे हम पूछने वाले हैं, ये प्रश्न उसने लिख लिया और इस प्रश्न पे स्टार लगा है, इसका मतलब ये तारांकित प्रश्न है। तो अब क्या करेगा, जिस मंत्री से, मान लीजिए शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछना है, तो शिक्षा मंत्री को हमने ये दस्तावेज सौंप दिया कि भाई कल हम ये प्रश्न पूछने वाले हैं आपसे, कल परसों या जब भी मान लीजिए निश्चित दिन है उसका, ये प्रश्न पूछने वाले हैं। तो मंत्री क्या करता है, इस प्रश्न के हिसाब से अपना एक उत्तर तैयार करता है, एक दस्तावेज तैयार करेगा, उस पर अपना उत्तर लिख लेगा, और जब टर्न आएगी, जब वो जो व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति है, सांसद है, वो मंत्री से प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा मौखिक, और मंत्री महोदय भी उसका उत्तर मौखिक देंगे, लेकिन वो उसको पढ़ के देंगे, उसके पास अपना एक दस्तावेज, अपना एक उत्तर लिखने में पड़ा होगा, उसको देख के पढ़ के वो अपना उत्तर बता देंगे। यानी पूछा भी मौखिक जाएगा और जवाब भी मौखिक होगा। फिक्स है कि मौखिक ही होगा, तारांकित प्रश्न कभी भी लिखित नहीं होंगे, ये चीज अपने दिमाग में रख लो। मौखिक पूछा जाएगा, मौखिक जवाब होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये तारांकित प्रश्न होता है। और अब इसमें एक बात और लिख लेते हैं कि जब हमने ये प्रश्न पूछा, एक प्रश्न था और मंत्री महोदय ने उसका एक उत्तर दे दिया, तब इसके अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि उसी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो पूछे जा सकते हैं और मंत्री को उनका जवाब भी देना होगा। यानी कि जब किसी मंत्री विशेष से एक प्रश्न उसको दिया जाता है कि भाई यह प्रश्न पूछने वाले हैं, तो उस प्रश्न से संबंधित कितने अन्य मुद्दे हो सकते हैं उनको भी वो मंत्री तैयार करके लेके आएगा, ताकि अगर इससे संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जाएं तो उनका भी उत्तर हाथों दे दिया जाए। और अनुपूरक प्रश्न जो होते हैं वो अधिकतम 20 प्रश्न ही होंगे, 20 ही होंगे, 20 से अधिक नहीं होंगे। तो पहला जो संसद जब शुरू होती है, जब पहली क्लास होती है या फिर पहला पीरियड मानते हैं या पहला घंटा मानते हैं जिसको हम, तो वो होता है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहला है तारांकित प्रश्न, जो कि मौखिक होता है, जिसका जवाब भी मौखिक होता है और जिस पर 20 तक अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला है तारांकित प्रश्न और दूसरा हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रश्नकाल में पहला हमने पढ़ लिया तारांकित प्रश्न, जिसपे तारा अंकित होता है, मैंने बात कर ली। दूसरे इसमें होते हैं अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, यानी कि इस पे तारा अंकित नहीं होता, इस पे स्टार लगा हुआ नहीं होता। और अतारांकित जो प्रश्न होते हैं मित्रों, वो लिखित होते हैं। लिखित में एक प्रश्न मंत्री जी को सौंपेंगे कि ये हमारा प्रश्न है, और मंत्री जी क्या करेंगे, एक अन्य दस्तावेज अपने को सौंप देंगे जो भी लिखित होगा कि ये लो पढ़ लो, ये इसका उत्तर है। हमने प्रश्न क्या पूछा, सिर्फ हमें पता है, मंत्री जी को पता है। मंत्री जी ने उत्तर क्या दिया, सिर्फ हमें पता है और मंत्री जी को पता है। हमने प्रश्न दिया उनको लिखित में कि ये लो प्रश्न, और उन्होंने लिखित में हमें उत्तर दे दिया, ये लो उत्तर, काम खत्म। इसे बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। तीसरा इसमें है अल्प सूचना वाले प्रश्न।
कुछ ऐसे मुद्दे जो करंट के मुद्दे हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अल्प सूचना वाले, यानी जिसकी पहले कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं होती या फिर लेश मात्र सूचना उसकी होती है, थोड़ा सा अनुमान होता है कि ये प्रश्न पूछा जाना संभावित है, पूछा जा सकता है, या थोड़ा सा आभास होता है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाने वाला है, उसको बोलते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। और जो थोड़े करंट के मुद्दों से संबंधित होते हैं और ये लिखित भी हो सकते हैं, ये मौखिक भी हो सकते हैं, और अगर सदन का अध्यक्ष अनुमति दे, अगर सदन का अध्यक्ष अनुमति दे तो इस संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर अनुमति मिले तो, वरना तो नहीं। अब देखिए हम तीनों की थोड़ी सी तुलना करते हैं। तारांकित प्रश्न जो कि कैसा होता है, केवल कैसा होता है, केवल मौखिक, मौखिक होता है, प्लस इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और कितने, 20। अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, लिखित होते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं पूछे जा सकते, अनुपूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। अल्प सूचना वाले जो कि करंट के मुद्दों से संबंधित होते हैं, जिनका पहले आप फिक्स नहीं होता कि प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, ये लिखित भी हो सकते हैं, ये मौखिक भी हो सकते हैं, इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी, यानी दोनों का मिला जुला रूप है अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो पहला जो पीरियड है वो होता है प्रश्नकाल का। दूसरा है शून्यकाल। देखिए शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया में कोई उल्लेख नहीं है, संसदीय नियमों में, संसदीय कानूनों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। ये एक रूढ़ हो चुका एक कॉन्सेप्ट है। शून्यकाल में कोई भी व्यक्ति, समझना जरा पहले इसका कॉन्सेप्ट, कोई भी व्यक्ति मतलब जो संसद का सदस्य है, किसी भी मंत्री से किसी भी मुद्दे पर कोई भी प्रश्न किसी भी रूप में, लिखित या अलिखित, पूछ सकता है, लिखित या फिर मौखिक। देखिए एक टीचर हमेशा शून्यकाल में रहता है। कोई भी स्टूडेंट, मैं थोड़ा उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट्स टीचर से कभी भी किसी भी वक्त कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है और टीचर को उसका उत्तर देना होता है। ये अपने आप में एक शून्यकाल होता है। और ऐसे ही संसद में जब लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री से बिना किसी पूर्व जानकारी के, बिना किसी सूचना के, किसी भी मुद्दे पर कोई भी प्रश्न कितना भी गंभीर, कैसी भी स्थिति में, लिखित या अलिखित, मौखिक, तारांकित, अतारांकित, पूछ सकता है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं शून्यकाल। देखिए शून्यकाल का उल्लेख हमारी संसदीय प्रक्रिया में नहीं है। ये धीरे धीरे मीडिया द्वारा एक शब्द दे दिया गया शून्यकाल, क्योंकि प्रश्नकाल में तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जाने के बाद कुछ सांसदों की, कुछ सदस्यों की कुछ जिज्ञासाएं बाकी रह जाती थी, तो वो लगातार प्रश्न पूछते रहते थे प्रश्नकाल के बाद भी। और ये धीरे धीरे क्या होता रहा, प्रश्नकाल के बाद प्रश्न पूछते रहे, तो एक टाइम फिक्स कर दिया कि भाई शून्यकाल है। कुछ टाइम फिक्स कर दिया कि इस दौरान में जो प्रश्न रह गए हैं वो पूछे जा सकते हैं। और धीरे धीरे भारतीय मीडिया ने इसको नाम क्या दे दिया, शून्यकाल। वास्तव में शून्यकाल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और किसी भी देश में शून्यकाल नाम का कोई संसदीय नियम नहीं है। ये सिर्फ भारत में है, और भारत में भी ये रूढ़ हो चुका एक शब्द है। संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय नियमों में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। अगले हम दो प्रस्तावों की बात करते हैं। एक है स्थगन प्रस्ताव। देखिए स्थगन प्रस्ताव, जिसको कह देते हैं, अन्य नाम इसका है काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। और दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये दोनों अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा
तो इसमें किसकी प्रक्रिया प्रभावित होगी? कोई मंत्री का कार्य प्रभावित होगा या संसद की कार्यवाही प्रभावित होगी या क्या होगा? तो हम दोनों की तुलना कर लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव संसद में लाया जा सकता है। संसद का मतलब लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, और इसके नाम से स्पष्ट है, स्थगन मतलब चल रही कार्यवाही को स्थगित किया जाएगा। आगे देखो, काम रोको प्रस्ताव, यानी जो भी काम चल रहा है उसको रोका जाएगा। अगर संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, कार्यवाही चल रही है, लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है, राज्यसभा का अपना अधिवेशन चल रहा है, लेकिन एकाएक कोई ऐसा मुद्दा आ गया है जो संसद की कार्यवाही से भी महत्वपूर्ण है, तो उस मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना बड़ा आवश्यक है। यानी संसद अपने सारे काम छोड़ के एक बार उस मुद्दे की ओर ध्यान दे कि ये वाला मुद्दा क्या है, तो ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। और ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। 50 सदस्य समर्थन देंगे, एक प्रस्ताव तैयार होगा, फिर वो प्रस्ताव रखा जाएगा और उसमें देखा कि भाई 50 सदस्यों के साइन किए हुए हैं, तो अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे? संसद की कार्रवाई को रोक देंगे। इसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव या फिर काम रोको प्रस्ताव। दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी मंत्री विशेष का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है। इसमें क्या होता है कि एक मंत्री विशेष, कोई मंत्री विशेष है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, मान ली देश में ऐसी कोई घटना घट गई है, ऐसा कोई मुद्दा हो गया है कि उस मंत्री महोदय का उधर ध्यान आकर्षित करवाया जाए। जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी बार रेलें भिड़ जाती है या रेल पटरी से उतर जाती है, बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा बखूबी। तो मान लीजिए रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है कि भाई देखिए वहाँ पे क्या हो गया है, तो उस कार्य हेतु जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसको बोलते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव लाने के लिए भी कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि एक तो है, पहला तो है कि संसद की कार्रवाई को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, और दूसरा है किसी मंत्री विशेष का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। लेकिन कई बार अगर एग्जाम में आता है तो ये शब्द अपने गड़बड़ हो जाते हैं, तो याद रखना, स से स्थगन और स से संसद। यानी कि स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाएगा? जब संसद की कार्रवाई को रोकना होगा। और ध्यानाकर्षण, ध्यान किसका आकर्षित करना है? मंत्री का। अगर अपने कोई एक याद रह गया तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, स्थगन या फिर काम रोको। तो काम किसका रोकना होता है? संसद का। तो ये दो प्रस्ताव लाए जाते हैं 50 सदस्यों के समर्थन से। तो ये कुछ प्रस्ताव थे। हालांकि इसमें अगर आप तीसरा भी अगर ऐड करना चाहें तो तीसरा भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं विश्वास अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, जिसके बारे में कल हम लोकसभा में पढ़ चुके हैं कि ये केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। विश्वास अविश्वास प्रस्ताव का संबंध डायरेक्ट रूलिंग पार्टी के बहुमत से होता है। अगर रूलिंग पार्टी ये साबित करना चाहे कि भाई सदन में हमारा बहुमत है तो विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। विपक्ष अगर ये साबित करना चाहे कि रूलिंग पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, सबसे अधिक अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो वो इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए। लगभग 15 प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए, हालांकि पारित नहीं हुए, वो अलग बात है। तो विश्वास अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो ये कुछ प्रस्ताव है। अब हम संसदीय समितियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं संसदीय समितियों के बारे में, इसी में ही चल रहा है ये संसदीय समितियां। और संसदीय समितियों में हम पढ़ेंगे वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियां 3 होती है। हम पहले तीनों का नाम लिख लेते हैं और फिर तीनों को हम एक एक को हल करेंगे। पहली होती है लोक लेखा समिति। दूसरी होती है प्राक्कलन समिति या फिर अनुमान समिति। अनुमान समिति। और तीसरी होती है लोक उद्यम समिति।
तो 3 समितियां होती हैं। अब हम लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम समिति को एक एक को हल करते हैं। तो पहले में उठाते हैं लोक लेखा समिति को। नंबर 1 पे है लोक लेखा समिति। संसदीय समितियां हैं, संसद में बनाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज्वाइंट होती है। सबसे पहले जो लोक लेखा समिति का गठन किया गया वो किया गया था 1921 में। सबसे पहले 1921 में सबसे पहले लोक लेखा समिति का गठन किया गया। लोक लेखा समिति होती क्या है, लोक लेखा समिति करती क्या है, उस पर तो हम बाद में आते हैं, पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। 1921 में इसका गठन किया गया, उसके बाद लगभग हर वर्ष इसका गठन किया जाता रहा है। लोक लेखा समिति में जो कुल सदस्य संख्या होती है वो होती है 22 सदस्य। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से प्लस 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल सदस्य संख्या कितनी होती है तो 22। प्रश्न को ऐसे भी घुमाया जा सकता है, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या कितनी होती है तो भी कितनी होगी 22, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। ये तो होगा इसका गठन। अब हमने देखना है कि लोक लेखा समिति करती क्या है, तो देखते हैं। अब देखिए पद होता है CAG, कंट्रोलर एडिटिंग जर्नल। मैं थोड़ा सा पहले आपको CAG के बारे में बताता हूं, हल्का सा परिचय, फिर मैं आपको बताता हूं कि लोक लेखा समिति का और CAG का संबंध क्या है। तो आप घबराइएगा नहीं, इत्मीनान से सुनिए। पहले हम देखते हैं CAG क्या होता है। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण से समझाऊंगा और मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसा विश्वास है खुद पर भी और आप पर भी कि आपको समझ में आएगा। देखिए जरा, हम वापस इस पेज पे दोबारा से आएंगे। CAG एक केंद्र सरकार के अधीन एक पद है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक है। हम ऑलरेडी इस बारे में पढ़ चुके हैं। 1950 में सबसे पहले CAG पद सृजित किया गया, संविधान लागू हुआ, CAG का पद बन गया। तो 1950 में CAG का काम था लेखांकन का प्लस लेखा परीक्षण का। लेखांकन प्लस लेखा परीक्षण 2 काम थे, यानी कि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग 2 काम थे। अब लेखांकन का पहले मतलब क्या होता है, लेखा परीक्षण का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा इन शब्दों को क्लियर करते हैं। लेखांकन का जैसे इसको तोड़ेंगे तो लेखा प्लस अंकन या लेख का अंकन, यानी कि एक अनुमान लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए भी मुझे कोचिंग करनी है और मुझे कोचिंग करनी है तो पहले मैं अनुमान लगाऊंगा कि भाई मान लेते हैं, फिर सिर्फ उदाहरण है कि मान लीजिए कि भाई ये 20,000 रुपये तो इसकी फ़ी है, प्लस 10,000 रुपये मकान का रेंट हो जाएगा, प्लस 3,000 रुपये बुक्स वगैरह पे लग जाएंगे, और मान लेते हैं कि 2,000 रुपये मेरे जो खाने पीने के खर्चे हैं उस पर लग जाएंगे। तो मैं इसको जोड़ूंगा 20 और 10 30 और 5 35, यानी कि ये मेरा मोटा मोटा आइडिया है कि 35,000 रुपये मुझे कम से कम चाहिए ही चाहिए। इसके बगैर मेरा काम चलेगा नहीं। ये मेरे कोचिंग करने के लिए मैंने एक लेखांकन तैयार किया है कि अभी कम से कम मुझे 35,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया लेखांकन। उसके बाद में लेखा परीक्षण होगा, जो अधिकतर हमारे घर वाले ही करते होते हैं कि भाई आपने 35,000 रुपये हमसे लिए, लेकिन इसमें से लगे कितने, तो बिल देखेंगे कि फीस कितनी लगी थी। फीस थी टोटल 18,000 रुपये। रेंट, जो कमरे का रेंट की बात करते हैं वो कितना था, वो मान लेते हैं कि 8,000 रुपये था। बुक्स पे और खाने पीने पे मान लेते टोटल 4,000 रुपये लगे। तो ये हो गए 32,000। आपने 32,000 लगाए हैं और आपने लिए हमसे 35,000, बाकी 3,000 रुपये किधर गए। ये जो चीज हम जो गौर करते हैं इसको बोलते हैं लेखा परीक्षण। ये लेखा परीक्षण है कि इतने लिए थे, लगाए इतने हैं, तो इसमें तो गड़बड़ हो रही है, 3,000 रुपये का घोटाला हो रहा है।
ये लेखा परीक्षण है, और एक मोटा मोटा अनुमान लगाना लेखांकन है। तो 1950 में जो हमारे सीएजी थे वो लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों काम करते थे भारत सरकार के लिए, कि भाई इतना बजट चाहिए, इस मंत्री को इतने इतने पैसे की आवश्यकता है। पहले तो वो खुद ये कहते थे कि इस व्यक्ति को इतने इतने पैसे की आवश्यकता है, इतने पैसे की आवश्यकता है एक मंत्री को, ये तो हो जाता था लेखांकन उस मंत्री का। फिर इस मंत्री ने इतने ही लगाए हैं, ये हो जाता था लेखा परीक्षण। तो इसमें गड़बड़ थी भाई, जब सीएजी ने खुद ने लेखांकन तैयार किया है और अब वो लेखा परीक्षण कर रहा है, तो उसको पता था ना कि जब 32,000 से काम चल सकता है तो उसने 35,000 की डिमांड क्यों रखी। तो इसमें सीएजी को बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो इसलिए सीएजी क्या करता था, ये 35,000 और यहां पर भी 35,000 दिखा देता था कि यानी जितने की डिमांड थी भाई उतने लग गए, यानी कि लेखांकन और लेखा परीक्षण बिल्कुल बराबर है। तो बाद में भारत सरकार ने क्या किया, 1976 में क्या किया कि सीएजी का ये वाला काम छीन लिया कि आपको लेखांकन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेखा परीक्षण करना है। आपको ये देखना है कि कितने पैसे लगे हैं, कहां लगे हैं, सिर्फ लेखा परीक्षण करना है, लेखांकन नहीं करना, और उसके लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सीएजी फाइनली अब क्या करते हैं, 1976 के बाद केवल लेखा परीक्षण का काम करते हैं। इसलिए इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटिंग जनरल। केवल क्या है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये ऑडिटिंग है, ये लेखा परीक्षण है, माफी चाहूंगा। लेखांकन का मतलब अकाउंटिंग होती है और लेखा परीक्षण का मतलब ऑडिटिंग होती है, माफी चाहूंगा ये उल्टा लिखा गया, आप इसको सही कर लेना। कंट्रोलर ऑडिटिंग जनरल ये काम हो रहा है, और लेखांकन के लिए एक नया पद बना दिया है जिसको बोलते हैं सीजीए, कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर जनरल अकाउंटिंग। अब ये क्या करता है, लेखांकन का काम करता है, और ये क्या करता है, लेखा परीक्षण का काम करता है। तो ये सीएजी का काम है वर्तमान में, लेखा परीक्षण। अब हम दोबारा से उस मुद्दे पे आते हैं। लोक लेखा समिति पे आते हैं अब देखिए, लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये तो इसका गठन हो गया। अब हमने ये देखना था करती क्या है। जो सीएजी एक रिपोर्ट तैयार करता है, सीएजी रिपोर्ट तैयार करता है लेखांकन की, लेखा परीक्षण की। अभी जो हम बात कर रहे थे कि लेखा परीक्षण करता है सीएजी, तो उस रिपोर्ट की पुनः जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। यानी कि सीएजी की रिपोर्ट सही है या नहीं है, इसकी भी दोबारा से जांच होती है। पहले तो देखा जाता है कि किसी मंत्री ने कितना पैसा लिया था और कितना लगाया, ये तो कौन देखता है, सीएजी। अब सीएजी की रिपोर्ट सही है कि नहीं है, अब उसकी पुनः जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का काम क्या है कि सीएजी द्वारा रखी गई रिपोर्ट की पुनः जांच करना, इसका इतना ही काम है। जो सीएजी ने रिपोर्ट तैयार की है वो कितनी सही है, कितनी वैलिड है, उसमें कितनी विश्वसनीयता है, उसकी पुनः जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति या इसको बोलते हैं अनुमान समिति। अब हम इसको देखते हैं क्या है। प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था सबसे पहले, वो किया गया था 1950 में। प्राक्कलन समिति की जो सदस्य संख्या है वो है टोटल 30, और ये 30 के 30 कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। लोकसभा से ही क्यों होते हैं, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। प्राक्कलन समिति करती क्या है, प्राक्कलन समिति जो बजट होता है, जो भारत सरकार बजट तैयार करती है, उस बजट के अनुमानों की जांच करती है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण में मैं जो राशि का उल्लेख करता हूं उसको आप अदरवाइज मत लेना। कि मान लेते हैं भारत सरकार ने एक बजट तैयार किया, अभी वो कच्चा चिट्ठा है, एक खाली मसौदा है कि भाई हमें इतने बजट की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि 1000 करोड़ रुपया बजट
मांगा है भारत सरकार ने कि भाई हमें 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है सभी मंत्रियों को, किसी मंत्री को 200 करोड़ की, किसी को 300 करोड़ की, किसी को 50 करोड़ की, सभी मंत्रियों की इतनी इतनी आवश्यकता है अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए। अब ये बजट तैयार तो हो गया है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। अब इस बजट में जो अनुमान लगाए गए हैं कि जैसे मान लीजिए भाई रेल मंत्री है तो रेल मंत्री को मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, चिकित्सा मंत्री को 50 करोड़ की आवश्यकता है, शिक्षा मंत्री को मान लेते हैं 200 करोड़ की आवश्यकता है। ये अनुमान है। ये अनुमान कितने सही हैं, कितने विश्वसनीय हैं? तो इस बजट जो 1000 करोड़ बजट की डिमांड रखी है, इसके अनुमानों की जांच कौन करता है? प्राक्कलन समिति कि देखेगी कि भाई जो डिमांड की गई है 1000 करोड़ की वो कितनी विश्वसनीय है। क्या वास्तव में ही 1000 करोड़ की आवश्यकता है? क्या वास्तव में ही 1000 करोड़ रुपए लग जाएगा? तो उस बजट के अनुमानों की जांच करती है कौन? प्राक्कलन समिति। अब देखिए इसमें सभी सदस्य लोकसभा से क्यों होते हैं? कल मैंने बताया था कि बजट अपने आप में क्या होता है? एक धन्य विधेयक होता है। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है तो आपको पता होगा कि बजट एक धन्य विधेयक है। और धन्य विधेयक है तो मैंने आपको बताया था धन्य विधेयक लोकसभा का विशेषाधिकार है, क्योंकि धन्य विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाता है और लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा उसको पारित करने से इनकार नहीं कर सकती। तो लोकसभा का ये विशेषाधिकार है। इसलिए क्या होता है कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राक्कलन समिति बजट के अनुमानों की जांच करती है। बजट एक धन्य विधेयक है, धन्य विधेयक लोकसभा का विशेषाधिकार है। इसलिए प्राक्कलन समिति के 30 के 30 जो मेंबर होते हैं वो कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी समिति है वो है लोक उद्यम समिति। तीसरी समिति है लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति का गठन किया गया 1964 में कृष्णा मेनन समिति की अनुशंसा पर। कृष्णा मेनन समिति की अनुशंसा पर लोक उद्यम समिति का गठन किया गया पहली बार 1964 में। इसमें भी जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 22, यानी कि 15 होते हैं लोकसभा से प्लस 7 होते हैं राज्यसभा से, जैसे कि लोक लेखा समिति में होते हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। लोक लेखा समिति क्या करती थी कि सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट रखी गई है उसकी पुनः जांच करती थी। और लोक उद्यम समिति क्या करती है कि सीएजी ने लोक उद्यमों पर जो रिपोर्ट रखी है, लोक उद्यमों पर जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है उसकी पुनः जांच फिर कौन करता है? लोक उद्यम समिति। यानी लोक लेखा समिति और लोक उद्यम समिति में फर्क क्या है कि लोक लेखा समिति सामान्य जो वित्तीय कार्य हैं, सामान्य जो खर्चे हैं उनसे संबंधित सीएजी की जो रिपोर्ट है उसकी जांच करती है, लेकिन लोक उद्यमों से संबंधित सीएजी की जो रिपोर्ट है उसकी जांच कौन करता है? लोक उद्यम समिति। अब ये तीनों समितियां जो है इनमें एक बात कॉमन है, वो क्या है कि तीनों समितियों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1 वर्ष। दूसरा, तीनों समितियों में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता। तीनों समितियों में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। और तीनों जो समितियां हैं उनके अध्यक्षों का जो चुनाव है या फिर मनोनयन है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चाहे लोक लेखा समिति पूछ ले, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोक उद्यम समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष,
तीनों में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता और तीनों समितियों के अध्यक्षों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये थी हमारी वित्तीय समितियां। देखिए अगला हम शुरू करते हैं विभागीय समितियां। विभागीय समितियां, सबसे पहले इनके गठन की बात करें तो इनका गठन किया गया 1992-93 में। इन विभागीय समितियों की संख्या की बात करें तो ये 24 होती है, यानी 24 समितियां होती है। अगर हम इनके सदस्यों की बात करें तो प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। शब्दों को समझते जाना जरा। प्रत्येक समिति के 21 सदस्य तो होंगे लोकसभा से और 10 सदस्य होंगे राज्यसभा से। 24 समितियों में से 16 समितियां जो हैं उनके अध्यक्षों का मनोनयन करता है लोकसभा अध्यक्ष और बाकी की जो 8 समितियां बच गई उन 8 समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करता है राज्यसभा का सभापति राज्यसभा। देखिए विभागीय समिति करती क्या है, इस मुद्दे पर भी हम आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको दोहरा देता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। विभागीय समितियां सबसे पहले गठन कब किया गया? 1992-93 में। ये अपने को आंकड़ा याद रखना है कब किया गया। फिर प्रश्न पूछा जाए कि विभागीय समितियों की संख्या कितनी होती है, संख्या पूछे तो 24, ये 24 समितियां होती है। फिर पूछे कि प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 31। फिर अगर आपसे पूछ ले कि 31 सदस्यों में कितने लोकसभा से कितने राज्यसभा से, तो 21 सदस्य तो होंगे लोकसभा से और 10 सदस्य होंगे राज्यसभा से। अब 24 समितियां हैं तो 24 अध्यक्ष होंगे और 24 अध्यक्ष हैं तो जो 16 समितियां हैं उनके अध्यक्ष, ये कोई भी 16 हो सकती है, उनके अध्यक्षों का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और बाकी की जो 8 समितियां हैं उनके अध्यक्षों का चुनाव राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाएगा। पहले तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 2:1 का अनुपात चलेगा। देखिए लगभग 2:1 सदस्य संख्या 2:1, यानी 2 लोकसभा से 1 राज्यसभा से। देखिए 21 कहां से है? लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। जब अध्यक्षों का चुनाव होगा तभी 2:1। 16 समितियों के अध्यक्षों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 8 समितियों के अध्यक्षों का चुनाव या मनोनयन कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति। अब ये समिति करती क्या है? तो ये समिति करती क्या है, जो भी इनका विभाग होता है, विभाग में बजट के अनुमान लगाती है। मैं बताता हूं पूरा बात क्या है। बजट का अनुमान लगाना होता है। 2, उसके लिए जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसकी जांच करनी होती है और जो विधेयक होते हैं विधेयकों की जांच होती है। इसको भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं करते क्या है। जैसे ही सरकार ने एक बजट तैयार करना है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है और फरवरी के लगभग पहले दूसरे वीक में हमारा बजट संसद में रख दिया जाता है। ये भी आपको आइडिया होगा। अब एक वित्तीय वर्ष के लिए, इसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं, 1 अप्रैल। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है तो 1 अप्रैल। इस पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार को जो पैसे की आवश्यकता है, भी सभी मंत्री हैं, उनके अपने भी विभाग हैं, रेल मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है, उद्योग मंत्री है, खेल मंत्री है, रक्षा मंत्री है। इन सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों में विकास कार्य करने के लिए पैसे की आवश्यकता है।
और वो सारा पैसा अगर हम मिला देंगे तो वो क्या बन जाता है, बजट बन जाता है। यानी कि भारत सरकार को अपना एक बजट तैयार करना होता है अगले वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए। तो बजट तैयार करने के लिए क्या होता है, प्रत्येक विभाग अपनी अपनी समिति बनाता है और टोटल 24 समितियां हमने बात कर ली है, 24 समितियां बन जाती हैं। क्लियर। और एक समिति में 31 सदस्य होते हैं। जैसे बजट तैयार करना होता है, ये सभी समितियां अपने अपने काम पे लग जाती है। सभी समितियां अपने अपने काम, कोई शिक्षा से संबंधित काम करेगी, शिक्षा क्षेत्र में कितने पैसे की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाना है, कोई चिकित्सा क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, ये समितियां अपने अपने काम करेगी और अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी कि भाई हमें इतने इतने पैसे की आवश्यकता है। तो बजट का अनुमान लगाएगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, जो रिपोर्ट तैयार है उसकी जांच करेगी और फाइनली एक विधेयक तैयार करेगी ताकि उसको संसद में रख के उसको पारित करवाया जा सके। तो सभी जो विभागीय समितियां हैं अपने अपने विभाग से संबंधित बताएंगी कि भाई हमें इतने इतने पैसे की आवश्यकता होगी। फिर उस सभी जो विभागीय समितियां हैं उनकी सारी की सारी रिपोर्टों को मिला दिया जाएगा और वो भारत सरकार के वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट तैयार करना है उसका एक मसौदा तैयार हो जाएगा। फिर उस मसौदे की जांच करेगी प्राक्कलन समिति और फिर उसको रखा जाएगा संसद में, फिर उसको पारित करके क्या बना दिया जाएगा, बजट बना दिया जाएगा जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काम करेगा। तो विभागीय समितियां ये काम करेगी, बजट का एक मसौदा तैयार हो गया। जो वो मसौदा तैयार हुआ है अब वो जाएगा प्राक्कलन समिति के पास। प्राक्कलन समिति उस बजट के अनुमानों की जांच करेगी, फिर उसके बाद वो रखा जाएगा लोकसभा में। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। लोकसभा में रख दिया, फिर वो जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा इसको रोकेगी अधिकतम 14 दिन, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो समझो बजट हमारा तैयार है। ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले विभागीय समितियां एक मसौदा तैयार करेगी, फिर वो बजट का जो मसौदा है प्राक्कलन समिति के पास जाएगा, प्राक्कलन समिति के बाद उसको संसद में रखा जाएगा, राष्ट्रपति के साइन होंगे और फाइनली वो हमारा जो बजट तैयार हो जाएगा। ये काम होता है विभागीय समितियों का। इसके साथ ही हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि संसद हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे हम नेक्स्ट बिंदु लेकर कल आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।